तो मैम इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम पहले क्वेश्चन को लेकर करते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी, फेमिनिज्म। हमने 100 लोगों का सर्वे करा था, तो उस 100 लोगों के सर्वे में हमने हर इंसान से एक बात पूछी कि फेमिनिस्ट शब्द का मतलब क्या है। मैं देखती हूँ समाज में कि फेमिनिज्म 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 ये शब्द बड़ा फेमस सा है, लेकिन फेमिनिज्म क्या है ये शायद कोई नहीं जानता। नेक्स्ट हम ये पूछना चाहेंगे महिलाओं के उत्थान में कार्य करना। और आजकल एक मीम्स बहुत ट्रेंड हो रही है, अगर आपने सुना उसके बारे में, अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो ये मीम आपने कहीं ना कहीं सुनी हो, नीला ड्रम। आजकल बहुत फैंसी वर्ड इसको यूज करा जाता है। एक जो आपने नीले ड्रम की बात की, बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे इतना मजाक बना उसका कि गुस्सा आ रहा था कि हो क्या रहा है। मतलब चुटकुले बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं, रियलिटी में नहीं जा रहे लोग कि एक मासूम सा बच्चा किसी घर का अच्छा खासा कमाने वाला उसको टुकड़ों में करके 15 टुकड़ों में करके नारी सशक्तिकरण, जिसको इंग्लिश में हम वुमेन एम्पावरमेंट भी कहते हैं। अगर इस शब्द को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा इस एक शब्द के पीछे एक डीप नेगेटिव पास्ट जुड़ा हुआ है। और आसान शब्दों में कहें तो हम किस तरीके से किसी वुमेन को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली इक्वली ट्रीट करा सकते हैं। तो आज की हमारी ये पॉडकास्ट पूरी डेडिकेटेड रहेगी वुमेन्स के लिए, खासकर उन वुमेन्स के लिए जो कर तो सब कुछ सकती हैं पर कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी और हम और वैल्यूएबल गेस्ट इस चैनल पे ला पाएंगे। सो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड एंजॉय द वीडियो। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे गेस्ट का, सीमा श्रीवास्तव मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए इस पॉडकास्ट के लिए निकाला। मेरा स्वभाव है कि आप आए जी। तो मैम इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम पहले क्वेश्चन को लेकर करते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी, फेमिनिज्म। हमने 100 लोगों का सर्वे करा था, तो उस 100 लोगों के सर्वे में हमने हर इंसान से एक बात पूछी कि फेमिनिस्ट शब्द का मतलब क्या है। रिकॉर्ड्स आने के बाद हमें पता लगा कि 85% लोगों का ये मानना था कि फेमिनिज्म इज रिलेटेड विद इक्वालिटी ऑफ वुमेन्स। क्या फेमिनिज्म का असली मतलब सिर्फ वुमेन्स की इक्वालिटी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है मानव जी। ये मैं देखती हूँ समाज में कि फेमिनिज्म 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 ये शब्द बड़ा फेमस सा है, लेकिन फेमिनिज्म क्या है ये शायद कोई नहीं जानता। फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम कुल मिला के एक महिला के ऊपर आ जाते हैं, महिलाओं की बातें शुरू हो जाती हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिला में ये सारी बातें होने लगती हैं। लेकिन फेमिनिज्म जो वर्ड आया है वो वर्ड आया है कि हम महिलाओं को इक्वालिटी दें समाज में। जो हमारे समाज में, विशेषकर जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जो संस्कृति और सभ्यताओं से भरा हुआ है, और बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे देश पे लगभग 1000 वर्ष गुलामी रही है। और उस गुलामी के दौर में जो पूरी जो व्यवस्था रही, जो लोग आए, जिन्होंने हमारे देश पे शासन किया, उनकी व्यवस्था ये रही कि हमारी संस्कृति को नष्ट किया जाए। और संस्कृति का जो मूल है, जो हमारी नारियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको कैसे प्रताड़ित किया जाए, उनको कैसे रोका जाए, ताकि जो हम ग्रो कर रहे थे, जो हमारे जो उस समय जो इक्वालिटी थी महिलाओं के अंदर, उसको कैसे बर्बाद किया जाए। यही एक वजह थी, यही एक कारण था। वो अच्छे से समझ रहे थे कि हमारे समाज में जो बहनें हैं उनको अगर हम दबा देंगे, रोक देंगे तो भारत का विकास नहीं हो पाएगा। तो फेमिनिज्म जो आपने शब्द यूज किया, जो फेमिनिज्म जो है वो इक्वालिटी है। और जो फेमिनिस्ट है वो नहीं पता समाज को कि पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकता है। तो पुरुष अगर महिलाओं के समानता की बात करे तो वो फेमिनिस्ट है,
महिलाओं को हर स्थिति में बराबर की जो उनकी है मिले, चाहे वो जिम्मेदारी की मैं बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि कोई जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी के टाइम पे तो आप अलग अलग हो जाए कि मैं महिला हूँ और वो पुरुष है, तो वहां पे नहीं। अगर जिम्मेदारी जो पुरुष उठा रहा है वो बहन उठाए, महिला उठाए। वेतन अगर किसी को मिल रहा है 1 लाख, तो ये कहेंगे कि आप बहन है कि आपको 50 मिलेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो और राजनीति की मैं बात करूंगी कि राजनीति में भी आज की स्थिति में वो स्थान नहीं मिल पा रहा है बहनों को जो मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारे विषय हैं और मुझे लगता है इस पे आज थोड़ा बहुत मैं मान सकती हूँ कि आज थोड़ा बहुत काम हुआ है और भारत के भी लगभग 75 वर्ष आजादी के हो गए हैं। इतना लंबा समय हमें दोबारा से उभरने में लगा है। अभी बहुत ज्यादा मैं नहीं मानूंगी कि ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अभी इसमें समय लगेगा और समझ रहे हैं लोग, बहनें भी समझ रही है, भाई लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम होना भी बाकी है। मतलब ये कहना सही है कि फेमिनिज्म इज नॉट ओनली रिलेटेड विद वुमेन्स, फेमिनिज्म इज जेंडर इक्वालिटी, नॉट वुमेन इक्वालिटी। तो इस वर्ड को ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स पे ना डालते हुए हमें समझना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिस्ट एक जो अगर इंसान एक फेमिनिस्ट है तो वो जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करता है, ना कि वुमेन इक्वालिटी। ओके मैम, तो नेक्स्ट हम ये पूछना चाहेंगे कि एज अ वुमेन, कोई भी अगर एक वुमेन, तो उसकी लाइफ में ऐसे बिगेस्ट क्या प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है जिस वजह से वो स्ट्रांगली स्टैंड नहीं ले पाती अपनी लाइफ में। तो सबसे मेन कारण अगर आपको कहना चाहिए कि ये एक मेन कारण है, तो वो क्या हो सकता है? एक कारण तो नहीं, कई कारण हो जाते हैं। भारतीय समाज में हम बात करें तो हालांकि जो इस समय अब तक भी ये व्यवस्था है कि पुरुष बाहर जाएगा, कमा के लाएगा और जो महिला है वो घर पर रहेंगी, काम करेंगी। हालांकि जो घर का काम होता है वो बाहर के काम से कहीं ज्यादा होता है और एक जो आप ये कह दीजिए कि नेचर ने ही शायद ऐसा बना रखा है कि जो महिलाएं होती हैं वो एक टाइम पर कई 5-6 काम एक साथ कर लेती हैं जो पुरुष नहीं कर पाता। और मैं इसमें किसी पुरुष को कम नहीं आंक रही हूँ, ये नेचर से है कि वो समझने की पावर, वो धैर्यशीलता और वो क्विक जो होते हैं डिसीजंस वो महिलाएं ले लेती हैं। लेकिन फिर भी आज भी बहनों को कोई भी डिसीजन अगर आप ले रही हैं तो एक बार घर के पुरुष से बात करनी पड़ती है। तो ये कैसी क्वालिटी है कि आप उस काम को करने के बाद नहीं बताते, आपको पहले ही अपने परिवार में और आपके जो पिता हो या भाई हो या पति हो उनसे एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि शायद महिलाएं अंदर से भी उतनी ग्रो नहीं हुई है जितना वो समझ रही हैं, कह रही हैं। अभी उनके अंदर भी वो खुलापन नहीं है, चाहे वो अर्निंग भी कर रही है, घर के काम नहीं कर रही, अर्निंग भी कर रही है, तो भी उनको लगता है कि ये एक बार पूछ लो अपने हस्बैंड से। मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली अभी भी उनके दिमाग में ये चीज है कि पहले पूछें फिर करें। अपने बड़ों से पूछें, अपने घर वालों से अगर कुछ हम करने जा रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो पहले किसी से पूछें, अपने घर वालों से बात करें या अपने पति से बात करें, अपने पिताजी से बात करें, तो फिर उस चीज को करें, ना कि खुद का ही डिसीजन लेकर उस पर आगे बढ़ें। जी, मेरा कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि किसी वुमेन के एम्पावरमेंट की जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक वुमेन की मेंटल एम्पावरमेंट ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, ना कि उसको एजुकेशनली मान लीजिए अगर हम उसको एम्पावर कर भी देते हैं, सोशली भी एम्पावर कर देते हैं या इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी अगर उसको स्टेबल कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर उसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, मेंटल एम्पावरमेंट ठीक नहीं है या मेंटली वो स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको दबाव आगे फील करना पड़ेगा। फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद भी, एजुकेशनली स्टेबल होने के बाद भी मेंटली वो कहीं ना कहीं दबाव फील करेगी आगे जाकर।
तो मेरा को ये लगता है कि मेंटली स्टेबल होना, मेंटली एम्पावर होना वुमेन का ज्यादा जरूरी है आज के समय में। कि वो गरीब परिवार से भी अगर है पर वो मेंटली स्ट्रांग है, उसमें हिम्मत है लड़के आगे कुछ करने की, ना कि ये सोचने की उसके पास कुछ है नहीं। इसमें जो आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें जो हल बहुत ज्यादा मैं देखती भी हूँ और जो मेरा सर्कल है उसमें मैं फील करती हूँ कि चाहे कितना भी महिला कमा रही है, ऐसा नहीं है कि मेरा जो सर्कल है वो सिर्फ अमीर लोगों का है। मैं मध्यम वर्गीय का भी मेरा सर्कल है और मेरा निम्न वर्ग भी सर्कल है, और निम्न वर्ग की बहनें भी आज कमा रही हैं। और लेकिन क्या है कि एक मेंटल प्रेशर उन्हें समाज से और घर से मिलता ही मिलता है। अभी आप अगर न्यूज देखेंगे, अगर पिछले 2-3 महीने की आप उठा लीजिए, तो एक प्रॉब्लम जो चल रही है आज विशेषकर महिलाओं के साथ में, कि अगर 1-2 लाख रुपए महिला कमाने के बाद भी पता चलता है कि ये तो मानसिक रूप से बीमार है। जब 2 लाख रुपए महीना कमा रही है बहन, तो उसको दिक्कत क्या है, उसको परेशानी क्या है? वो उसका जो परिवार और पास पड़ोस तो इसलिए परेशान हो जाता है कि कहाँ जा रही है, कैसे कमा रही है, कैसे नई गाड़ी ले ली, उसकी मेहनत वो देख नहीं पाते, एक करेक्टर पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और यही प्रेशर उसको घर से भी मिलता है। घर वाले ये नहीं देखते कि ये अब गई है, जैसे हमारे समाज में पुरुषों को तो मान लिया जाता है कि ये गया है, अगर कमा के ला रहा है तो वो जरूर बाहर जाके कोई मेहनत करता है। लेकिन अगर बहन कोई अगर अच्छा कमा के ला रही है तो उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है। लगता है अच्छा ऐसे कैसे, हाँ तो उसको तो इतनी सैलरी मिल रही है, तुमको कैसे मिल रही है, तुम्हारा प्रमोशन इतना कैसे हो रहा है, तुम जरूर तुम्हारी बॉस से फ्रेंडशिप है। तो ये एक उसके काम को वैल्यू ना करते हुए, जब वास्तव में कोई बहन अच्छा काम कर रही है और वो देख रही है कि मैं तो दिन रात भाई इतना ज्यादा अपने, चाहे बिजनेस है चाहे कोई जॉब है उसमें मैं काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो एक मानसिक दबाव उस पर आते ही आता है। तो आज हमको चाहिए कि जो उसको एक प्रशंसा की आवश्यकता है, सिर्फ उसको एक घर पे वो आए तो उसका पिता उसके सिर्फ पीठ पे हाथ रखे कि भाई हाँ भी बहुत अच्छा करो बेटा, या पति खुश हो जाए। और प्रॉब्लम ये आती है कि पति कम कमाता है, वो और ज्यादा टॉर्चर करता है। और कई बहनों का तो ये केस मैंने देखा है कि थक हार के वो हाथ जोड़ के घर ही बैठ जाती है कि छोड़ो भाई, अगर मेरे काम से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो घर की अशांति ना हो, मैं घर पे बैठती हूँ। तो वो फिर कुल मिला के अपना सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाती है। और कई केसेस हैं ऐसे। मतलब उनका मेंटली एम्पावर होना ज्यादा जरूरी है। अगर देखा जाए मेंटली स्ट्रांग रहेंगी तो वो आगे शायद कुछ भी, अगर वो काम कर बिल्कुल उन्हें फाइट करनी पड़ेगी, अगर वो ठीक है तो उन्हें इस चीज के लिए फाइट करनी पड़ेगी, और ये प्रेशर तो अभी रहेगा। मैंने एक वीडियो में सुना था डॉक्टर विकास द्विवेदी करके, एक IAS फाउंडर के हैं। जी मैं जानती हूँ। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि इस जिंदगी में, इस दुनिया में एक औरत होना सबसे मुश्किल काम है। तो इस कोट से आप मतलब इसको समझा सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, क्यों एक औरत होना सबसे मुश्किल काम है आज के समय? देखिए पहले जो मैंने पहले भी आपको आंसर करा है कि हमारा जो देश था वो महिलाओं का बहुत सम्मान करता था। और अगर आप रामायण देख लें, रामायण बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वहां स्वयंवर होता है कि जो सीता जी हैं वो चुन रही हैं, चाहे कितने भी बलवान बलशाली लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको अधिकार मिल रहा है कि आप चुनेंगी कि आपका पति कौन होना चाहिए। तो यही है उनके जो क्वेश्चन का आंसर कि आज जो सारा कारण मैं यही मानती हूँ कि हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया। हमारी बहनों को मुगल जो शासन आए उन्होंने क्या करा कि हमारी बच्चियों को उठाने लग गए थे, है ना, और उनके साथ जबरदस्ती होने लग रही थी। तो क्या होता था हमारे समाज में, हिंदू जो हमारी संस्कृति है उसमें रात की शादी का प्रावधान नहीं है। आप हमारा जो हम ये मानते हैं कि हमारे देवी देवता रात को सो जाते हैं, तो हमारे रात की शादी का तो कभी प्रावधान रहा ही नहीं, दिन की शादी होती है। तो दिन की शादी अब रात की शादी क्यों होती है? वो उस टाइम शुरू हुई जब देखा कि ये बच्चों को उठा ले रहे हैं, तो ये चुपके से क्या करते थे पेरेंट्स कि
छोटी बच्ची का मतलब बाल विवाह भी तब शुरू हुआ कि जल्दी से शादी कर दी और रात में उन्हें विदा भी कर दिया। तो ये इस वजह से ये आया। तो अब जैसे कहा कि महिला होना मुश्किल काम है, वास्तव में आज के जमाने में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर बात में आपको प्रूव करना है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप अगर पॉलिटिक्स में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में है ये, और अन्य कई स्थान ऐसे हैं जहां अगर महिला जाती है तो सीधा सा समाज, घर वाले तो परमिशन बड़ी मुश्किल से ही देते हैं इन चीजों के लिए, लेकिन समाज सीधे सीधे महिला को कैरेक्टरलेस बता देता है। वो कहता है तो चरित्रहीन है तभी राजनीति में है, ये चरित्रहीन है तभी तो फिल्म इंडस्ट्री में उसके कैरेक्टर पर वार किया जाता है जी। तो ये मुश्किल तो है ही। अगर हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा और हम काम भी कर रहे हैं, हम अच्छा भी कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क परिवार से या पड़ोसी से या समाज से बन रहा है, तो वास्तव में मुश्किल काम। मतलब अगर एक वुमन की बात करी जाए तो उसकी पूरी जिंदगी में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके जन्म से लेकर उसके आगे की पूरी जिंदगी अगर देखी जाए तो सही में एक औरत होना एक मुश्किल का काम है आज के समय में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आजकल एक मीम्स बहुत ट्रेंड हो रही है, अगर आपने सुना उसके बारे में, अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो ये मीम आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि नीला ड्रम, आजकल बहुत फैंसी वर्ड इसको यूज करा जाता है कि अगर आप शादी कर रहे हैं, एज अ मैन पर्सपेक्टिव ये बात बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, ये ट्रेंड कर रही है कि अगर आप शादी करते हैं तो एट द एंड आपको नीले ड्रम में ही जाना है। करंटली काफी केसेस आए वुमेन से रिलेटेड जिसमें वुमेन को एज अ कल्प्रिट माना गया। इस वजह से काफी समय से देखा जा रहा है कि वुमेन की सोसाइटी में एक नेगेटिव इमेज निकल के आ रही है। तो इन हर केसेस में वुमेन को एज अ नेगेटिव फेस दिखाया गया। तो क्या ये कहना ठीक है कि इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ वुमेन ही इन्वॉल्व थी, उसको ही ऐसा नेगेटिव फेस क्यों दिखाया जा रहा है? सिर्फ उसका उसमें हाथ नहीं हो सकता, और भी लोग उस केसेस में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को आगे नहीं लाया गया, पर एक वातावरण ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि वुमेन नेगेटिव साइड पे है। अगर आप शादी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खतरे में हैं। तो ऐसा क्यों? ये पिछले दिनों बहुत ज्यादा केसेस आए हैं, और ना सिर्फ छोटी छोटी लड़कियां बल्कि बड़ी बड़ी बहनें भी अपने बच्चों को, इवन अभी आया कि 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैंने फोटो देखी थी उनकी, कि वो जहर लेके चली गई अपने बच्चों को किसी और के साथ जाने के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये 2 तरीके से आ रही है। एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि एक व्यक्ति और एक महिला को इसलिए ही दोस्ती करता है कि उसको उससे धोखा देना है। अच्छा है ना। एक तो हमारे समाज में यही है कि महिला को फंसाओ, क्योंकि महिला बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है, वो बहुत जल्दी बिलीव कर लेती हैं कि अगर कोई अपनी परेशानी गाएगा या 4 बार उससे आगे उसने जिक्र कर ले तो बहुत जल्दी वो सिंपैथी गेन कर लेगा। तो ये इस चीज का एक जो चल रहा है हमारे समाज में कि टारगेट करते हैं, उनकी रेकी करते हैं कि हम किसको फंसा सकते हैं और हम किसको यूज कर सकते हैं। वहां पर लव नहीं होता, उनका काम ही ये है कि उनको फंसाना, उन्हें टॉर्चर करना, उनके घर को बर्बाद करना। ठीक है। दूसरा केस आता है रियल लव का, जहां सच में ही किसी का लव हो जाता है। तो पहले वाले केस में देर सवेर वो समझ जाती है महिला कि मैं गलत जगह फंस चुकी हूँ, मेरा शोषण हो रहा है और मैं इससे कैसे बाहर आऊं। वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रही है, अब वो अपने घर में कैसे बताए। ये जो चीज है ना कि वो घर वापसी कैसे करे। अगर वो उस चीज को बताएगी कि मेरे साथ ये हो गया और मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, तो घर में तो प्रोपेगेंडा हो जाएगा, वहां तो तूफान मच जाएगा। तो हमें अपने घर के दरवाजे खोल के रखने पड़ेंगे। अगर कोई गलती हो गई है उससे पूरा डिस्क्रिप्शन लेके
उसको कि हम हैं, उसके वापसी का दरवाजा ही नहीं मिल रहा। वो जो बहन है वो घर में वापस आना चाहती है, माँ बाप उसे इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि करा क्या है तूने, रिपोर्ट तो दूर की बात है, वो उसको पे ही हावी हो जाते हैं। ये नहीं उसकी बात को नहीं समझेंगे कि वो फंस चुकी थी, अब वापस आना चाहती है, वो समझ गई उसने गलती करी है, वो उसको वापस आने नहीं देते। तो वो आपको सूटकेस में, फ्रिज में और ऐसी जगह पे कटी हुई मिलती है। जो अभी फ्रिज के 35-36 पीसेस में जो लड़की मिली, उसने घर वापसी की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता ने उसको वापस नहीं आने दिया, क्योंकि उनकी मर्जी से वो शादी नहीं हुई थी। तो हमें वो दरवाजे खोल के रखने पड़ेंगे। एक जो आपने नीले ड्रम की बात की, बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे इतना मजाक बना उसका कि गुस्सा आ रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब चुटकुले बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं, रियलिटी में नहीं जा रहे लोग कि एक मासूम सा बच्चा किसी के घर का अच्छा खासा कमाने वाला, उसको टुकड़ों में करके 15 टुकड़ों में करके उसको मार के आप उस पर सीमेंट डाल दे रहे हैं। ये क्या बात है? और फिर उसको आप चुटकुले चला रहे हैं। कहाँ है समाज? कैसे महिलाओं की स्थिति सुधरेगी अगर हम कोशिश करेंगे? क्या आपको मजाक बनाने में लग गए? ना आपको उस लड़की की मानसिकता पे समझने की कोशिश कर रहे हैं आप कि उसने ऐसा करा क्यों, ना उस बच्चे के घर में इस समय क्या बीत रही है आप वो भी नहीं देख रहे। तो ये इस चीज में आपको पूरा ओवरऑल सारी सिचुएशंस को देखना पड़ेगा। वो लड़की पढ़ने में होशियार नहीं थी, वो 9th में किसी से 9th में ही उसकी पढ़ाई छूट गई थी। उसका ये इन चीजों में, फिल्मों वाली चीजों में और इस तरह की फैंसी चीजों में बड़ा शौक था। तो एक प्रेशर जो पढ़ाई का होता है, सचिन तेंदुलकर है हमारे, शायद 10th है ना, और आइंस्टीन थे हमारे, वो तो शायद स्कूल भी नहीं गए थे। तो हमारे समाज में हमें अपने बच्चों की पावर को पहचानना पड़ेगा कि हर बच्चा 12th में 99% नहीं ला सकता, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, उसमें और काबिलियत है, समाज में बहुत काम है करने के लिए, है ना। अभी हमारे साथ चारों तरफ आप ये देख रहे हो कि कैमरास लगे हुए हैं, तो ये क्या काम नहीं है ना। तो अगर ये इतनी टेक्नोलॉजी से मैं देखा इन लोगों को कि कितने अच्छे से इन्होंने इस चीज को सेटअप किया है, तो अगर ये ज्ञान नहीं होता तो हम ये शूट कैसे करते। तो वो लड़की जो चाह रही थी, एक फिल्म लाइन में जाना चाह रही थी, शायद फैंसी उसमें फैंसी ज्वेलरी में चली जाती वो, या फिर किसी कपड़े डिजाइनिंग में चली जाती ना, उन्होंने तो फोर्स करना है उसको। तो वहां जो उसका जो 9 से जो फोर्स उस पर शुरू हुआ, वो घर से जो प्रताड़ित हुई है लड़की, तो वो हर जगह एक कहते हैं ना कि अपनापन, प्यार, ये सब ढूंढने लगी थी। तो अब जिस हस्बैंड से उसकी शादी हुई वो साथ रहता नहीं है, ससुराल से उसकी बनती नहीं है, उस बीच में वो लड़का उसकी जिंदगी में एंट्री लेता है जो उसका पहला कभी दोस्त रहा होगा। वो कहीं ना कहीं जो सपने दिखाता है कि वो उसके आगे के सपने पूरे कर सकता है। हाँ, और वो इवन वो खुद मुझे लगता था मानसिक हो गई है, जिस तरीके से उसके रूम में वो तांत्रिक की चीजें या जो भी मिला है, मतलब अध कचरा ज्ञान जो कहते हैं ना, तांत्रिक विद्या जो है जिसे लोग जादू टोने से जोड़ते हैं, वो तांत्रिक विद्या जादू टोने से कोई मतलब नहीं होता। ये हमारे देश की बहुत पुरानी संस्कृति में आई एक विद्या है जो योग से जुड़ी हुई है। तंत्रनौती, मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा, इसका मीनिंग यह है कि योग से जुड़ी हुई एक विद्या है। और इस विद्या का जो हमारे जो तक्षशिला नालंदा जो थी, ये हमारी जलाई नहीं, वो इसीलिए तो जलाई नहीं कि वो उनका दुष्प्रचार किया गया कि यहाँ पर जादू टोना होता है, क्योंकि योगी व्यक्ति अपने योग से अपने आप को धरती से ऊपर कर सकता है। ये आज भी कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर योग करेंगे, ठीक से योग करेंगे, तो आप ये पावर आपके पास आ सकती है। तो उस चीज को उन लोगों ने जादू टोना बता के हमारी संस्कृति को नष्ट किया। किताबें बताते हैं कि कई महीनों तक जलती रही, इतनी किताबें थी। और अगर आपके पास समय है तो मैं कहानी भी बता देती हूँ। उसके पीछे की कहानी ये थी कि वो कोई मुसलमान शासक था, बीमार रहता था, तो
उसने वो यहाँ पर आया था इंडिया में कि यहाँ तो बड़ी विद्या है, यहाँ तो लोग जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमारे किसी वैद्य को बुला लिया था उन्होंने, तो बोले तुम्हारी दवाई नहीं खाऊंगा, मैं मुसलमान हूँ, तुम्हारी दवाई नहीं खाऊंगा। तो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ, तो भाई आप कुरान तो पढ़ते होंगे? हाँ। तो कुरान दे दीजिए आप मुझे। वो कुरान रखिए अपने पास 2-3 दिन और वापस कर दी कि रोज 2 पन्ने पढ़ने आपने। वो पन्ने पढ़े, हफ्ते 10 दिन में ठीक। मुझे ये क्या करा, मैं तो खाली कुरान ही पढ़ रहा हूँ। तो वो कुरान उसको बुलाया, मेरे को क्या करा तुमने? मैं तो ठीक हो गया। बोले जो आप पन्ने पर रखते हो तो मुंह में तो उंगली डालते होंगे, तो मैंने इसी में अपनी औषधि लगा दी। लेकिन शाबाशी देने की बजाय, इनाम देने की बजाय उसको मृत्यु दंड दिया। और इस बात में हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को दिलाया गया कि इतना ज्ञान। तो फिर मैं उसी विषय पे आ जाती हूँ आपकी, तो महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं, अगर जब हम किसी लड़के की वापसी करा देते हैं, कोई लड़का अगर गलत हो जाता है तो हम कहते नहीं बेटा नहीं, कोई बात नहीं, हो गया सो गया, छोड़ दो। तो ये मैनिपुलेट तो कर सकते हैं। माँ बाप तक वेलकम नहीं करते, माँ बाप तक घर में घुसने नहीं देते कि तू उसके साथ चली गई थी या तूने ये कर दिया, तो उसको अधिकार ही नहीं दे रहे आप। एक मानसिक दबाव देते जा रहे हो उसको, तो कहीं ना कहीं वो गलत चीजों में फंसती है और देखिए उसका क्या अंजाम हुआ। हम एक पॉलिटिकल साइड से देखते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल पास करा है अभी करंटली, अगर सुना होगा आपने उसके बारे में, कि वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन हमारे लोकसभा और इलेक्शन असेंबलीज में। तो आपको क्या लगता है कि इस रूल से वुमेन्स को सच में कुछ फायदा होगा? देखिए ये नियम बहुत अच्छा आया है, और ना सिर्फ इस नियम से बल्कि अनेक योजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी महिलाओं के उत्थान पर कार्य कर रहे हैं। और अभी खुद मैंने इस चीज़ को देखा है, समझा है। और पिछले दिनों अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 30 करोड़ जो परिवार हैं वो गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। तो निश्चित रूप से बहनों का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो विभिन्न आर्थिक रूप से कहिए, अन्य पढ़ाई में भी जो बहनें, जो गरीब बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाते थे वो पढ़ पा रहे हैं, और जॉब्स में भी मैं देख रही हूँ कि बच्चे आगे जा रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छी योजना है। आगामी जो चुनाव आने वाले हमारे लोकसभा के कहे हैं या विधानसभा के कहे हैं, और अच्छी पहल है इनकी, माननीय मोदी जी की। लेकिन मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, तो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैं इस क्वेश्चन को पास भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये जो आई है स्कीम, इसमें अगर हमारे जो पुरुष जो हमारे सांसद हैं और विधायक हैं, अगर ये टिकट भविष्य में उन्हीं की पत्नियों को या उनकी बहनों को या बेटियों को मिलती है, तो इस योजना का क्या फायदा होगा? क्योंकि अल्टीमेटली चलाएंगे तो पुरुष ही फिर, क्योंकि वो कार्यकर्ता भी नहीं है। तो अगर प्योरली कोई कार्यकर्ता अगर इस टिकट को ले पाती है, उसे मिलता है, और हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो उसको स्वयं से जाके उस टिकट को देता है कि भाई क्योंकि वो कार्यकर्ता है, महिला है, बिना अपने पति और पुरुष के सहयोग के वो राजनीति कर रही हैं, तो वो सच्ची हकदार है और वो ही देश को आगे ले जा सकती है। अगर आप किसी की बेटी को या पत्नी को टिकट दे देते हैं जो ऑलरेडी पहले से सांसद विधायक हैं, तो पता ही है कि उनको वो तो डमी है, तो क्या ही वो कर पाएंगी देश का भला, और क्या ही महिलाओं की प्रॉब्लम को समझ पाएंगी। फिर आ जाएगा पुरुषों के हाथ में सारा कुछ। तो माननीय मोदी जी से भी मेरा निवेदन है, और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये नियम आता है तो बराबरी का हिस्सा अगर देने की बात आती है, और 33% एक अच्छा फिगर है। अगर हम 100 में से देखें तो 33 बहनें आ रही हैं, जो 50-50 होना चाहिए। अभी तक ये परसेंटेज सिर्फ 9 और 13% था, तो 33% एक अच्छी ग्रोथ है। नहीं, अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जब हम जब वोटिंग लेते हैं, जब बहनों से वोट कराते हैं, तो हम यही कहते हैं उन्हें जाके भी आप तो पूरे देश में 50% हो, भाई है 50% आबादी तो महिलाओं की है, तो फिर टिकट में 50% क्यों नहीं है? लेकिन हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा प्रयास है, हुआ है ये काम और आगे भी होगा। और मुझे उम्मीद है माननीय मोदी जी से कि ये 50-50
वो कर देंगे जल्दी ही। लेकिन ये भी मेरा क्वेश्चन है माननीय मोदी जी से कि क्या ये जो टिकट है वास्तव में महिला कार्यकर्ताओं को मिलने जा रहा है? कि सिर्फ एक महिला कार्यकर्ता को आगे दिखाते हुए कि कोई और पार्टी ना चला रहा हो, वही एक मेन लीडर बन के आ गया है। ऐसा ना हो कि किसी नेता ने एक महिला को आगे खड़ के टिकट तो जीत लिया पर चला वही रहा है, बिल्कुल यूज उसका वही कर रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, फिर तो फेमिनिज्म है ही नहीं ना। फिर फेमिनिज्म नहीं है ना। सही बात। तो अगर हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी से बात करते हैं तो एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, हम सब जानते हैं। तो अगर हम छोटी उम्र से ही ना कि सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी स्कूल्स कॉलेजेस में ही वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में समझाएं, उन्हें बताएं कि असली नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या है, तो शायद ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लोग आगे भी उसको अपनी लाइफ में याद रखेंगे और उसको अपनाएंगे, अगर वो बचपन से ही उसको सीखते आ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि हम जो भी चीज़ हमें समझानी होती है हम बेटियों को ही समझाते हैं, बहनों को ही समझाते हैं। कभी बिठा के अगर हम शारीरिक शोषण की बात करते हैं तो भी हम बहनों को ही समझाते हैं, पुरुषों को नहीं समझाते, बेटों को नहीं समझाते। तो ये जो एजुकेशन है इक्वली दोनों को मिलनी चाहिए, घर परिवार से मिलनी चाहिए, ताकि वो एजुकेट हो कि लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर महिला पुरुष बराबरी पे काम करते हैं। अब आज की तारीख में तो मैं कहती हूँ हर फील्ड में बहनें भी हैं, भाई भी, लेकिन क्या उनके साथ जो भाई लोग हैं, अगर बहन उस मुकाम पे आ गई, जिसे कहते हैं फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है, तो जो भाई लोग हैं वो उनको उस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये मेरे साथ काम करने वाली बहन है, मतलब महिला है या महिला है। आप किस दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं? तो आपकी दृष्टि जो है, पुरुषों की जो दृष्टि है वो उनके संस्कारों से बनती है कि अगर आप काम करते समय ये देख रहे हो कि ये तो महिला है, तो आप काम नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान कहीं और ही जाने वाला है। आप या तो उसे कमतर आंकोगे या आप गलत दृष्टि से उन्हें देखोगे, आप काम क्या ही करोगे। जब आपके साथ कोई पुरुष के साथ पुरुष बैठता है तो आप जब कोई काम करते हैं तो आप ये सब चीजें तो नहीं देखते ना। तो जब कोई महिला बैठती है तो ऐसा क्यों? मतलब हमें अपना नजरिया सुधारना चाहिए। अगर एक औरत भी है, कोई वुमेन हमारे साथ है, तो एक उसको सही नजर से उसको आके, बिल्कुल, अगर वो हमारे साथ काम भी कर रही है तो इक्वल मानते हुए उसको काम करिए। उसको एक वुमेन की नजर से खाली ना आके कि वो कमजोर हुई है हमसे किसी भी काम में, वो भी उस काम में आगे, वो भी हर काम कर सकती है। मैम, अगर आप अपनी खुद की लाइफ से अगर रिलेट करते हैं, अगर देखें खुद की लाइफ को रिलेट करके सोचते हैं, क्या आपको कभी वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत फील हुई कि आप कोई काम कर रहे हो और आपको लगा हो कि यहाँ मुझे वो रोक दिया गया था, अगर वहाँ मुझे ना रोका गया होता तो शायद मैं आगे और कुछ अच्छा कर सकती थी? देखिए, घर परिवार की बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसा है कि मुझे लगता है बता देनी चाहिए। वास्तव में मैं पीड़ित हूँ और मैं उस टाइम पैदा हुई थी जहाँ उस समय समाज में बहुत ज़्यादा लड़का लड़की का भेदभाव था और लड़कियों को ऐसे ही किसी स्कूल में एडमिशन करा देना, क्या करना है, इसे तो शादी करनी है, और लड़कों को किसी अच्छे स्कूल में भी, इसे तो हमें इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो घर चलाने वाला है। ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि उसको बाहर जाने की पूरी परमिशन थी। और मैं अगर अपने भाई से अपने आप को जोड़ूं तो अगर हम आज भी, उसकी मानसिकता ऐसी है कि अगर मैं आज भी इन चीजों को डिस्कस करती हूँ ना तो वो नाराज हो जाता है, चिढ़ जाता है, उसे ये लगता है कि मैं उसकी कमी बता रही हूँ, जबकि मैं उसकी कमियों का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं उस समय के समाज की कमियों का जिक्र कर रही हूँ। मैं उससे आज भी उतना प्यार करती हूँ, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाता क्योंकि उसको वो संस्कार मिले नहीं। वो आप ये देखिए कि उसका मेरा डिफरेंस इतना था घर में कि वो, उसको हर चीज की खाने पीने की इजाजत थी, वो कहीं भी जा सकता था,
मैं कहीं नहीं जा सकती थी। वो उसको मेरठ के बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिला, मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं लड़की थी, वो लड़का था। और इवन मैंने कभी शादी से पहले दूध नहीं पिया क्योंकि मैं लड़की थी। मैं दूध पी के क्या करूंगी, मुझे क्या आवश्यकता है, वो लड़का है उसको दूध पीना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था, मतलब अगर घर में आम आए हैं तो सारे वही खाने वाला है, उसमें जो गुठलियां बचेंगी वो हम लोगों को मिलने वाली है। तो और वो उसका भी क्या हो गया था, उसकी नेचर ये हो गई थी कि अगर गिलास में एक बूंद भी दूध कम है तो मैं नहीं खाऊंगा, या आम पूरा नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा। वो इस कदर कहते हैं ना सिर पे चढ़ गया। तो ये चीज उस समय हमें लगता था नहीं नहीं भाई को देना है। हम भी ऐसे हो गए थे कि हमें अपने भाई को देना है, वो मेरा भाई है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा नहीं ये तो गलत हो रहा है। और ये यहाँ तक कि ये चीज यहाँ तक बढ़ गई कि जब एजुकेशन की बात आई तो ये कहा गया कि यही पढ़ लेगा तो क्या करेगी। तो उस समय भी नहीं अकल आई। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये कि तू क्या करेगी पढ़ के, इसे ही पढ़। तो पूरा कंसंट्रेशन पूरे परिवार का उसको ही बनाने में लग गया। इवन मैं इतनी ज्यादा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगी कि हाँ मैं ठीक ठाक थी पढ़ाई में, कि मैं उसे पढ़ा दिया करती थी कि उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं ही बता दिया करती थी। और उसको ट्यूशंस लगाए जाते थे, हमें नहीं लगाए जाते थे। धीरे धीरे मैंने जाना कि तो कुछ ज्यादा हो रहा है। वो अगर उस टाइम पे भी मुझे फुल सपोर्ट परिवार का मिला होता तो शायद मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर होती, शायद मैं कुछ और होती। कोशिश भी की, लेकिन प्रायोरिटी घर में ये थी कि शादी शादी ही एक मात्र महिलाओं का जो लक्ष्य होता है ना कि बस शादी हो जाए इसकी किसी तरीके से। तो वो शादी के अलावा हमें कुछ समझाया नहीं गया। मैं कहती थी मुझे अभी कुछ करने दो। मैं अभी बीएससी सेकंड ईयर में थी तो मुझे लड़के वाले देखने आने लग रहे थे। मतलब कुछ नहीं सोचना कि कल इतना तो कर दो ना कि वो अर्निंग तो कर ले अपनी, कल को कोई घर में कोई बात हो जाए कुछ हो जाए। तो इतना भी नहीं था उस टाइम पे। तो मैं उस टाइम की बच्ची हूँ। आज तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है बहनों के लिए। और बहनें इन फालतू की चीजों में रील बनाने में और इधर उधर लव अफेयर करने के चक्कर में जो इधर उधर भाग रही है, अपना समय वेस्ट कर रही है। अभी हाल में मैंने एमएससी योगा किया है। इतनी बड़ी उम्र में आके मैंने अभी एमएससी योगा अपना कंप्लीट किया है। और मेरे साथ 20-20, 22-22 साल के बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको पता नहीं है आज के टाइम की वैल्यू, कि आज उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनकी फीस दे रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, उनको पूरा टाइम, उनकी मम्मियां उनसे घर का काम नहीं करवा रही हैं, वो तब भी नहीं पढ़ रही। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लव अफेयर्स में जा रहा है। अभी आज तुमको वो लड़का छोड़ देगा, कल क्या करोगे तुम अपने आप को बनाने में क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम रील कब तक चलाओगी? बेतुकी रीले। कोई एक तुक तो हो जिससे समाज का निर्माण हो। आप कुछ तो ऐसा करो, रील भी बना रहे हो तो कुछ तो ऐसा कंटेंट दो ना जो समाज का कुछ निर्माण करो। आप अपना निर्माण करो, ये बेवकूफियां क्यों कर रहे हो? और जो चलो बनाने वाले तो छोड़ो, देखने में घंटों लगा रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लड़कियां बैठ के रील देख रही हैं। आप उनसे रिलेटेड आप अपना सब्जेक्ट से कुछ भी पूछ लो, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें पता ही नहीं। मुझे कहा जाता है दीदी आप इतनी बड़े हो, आपको इतना पढ़ रहे हो। मैं कह रही मुझे मौका मिल रहा है, पढ़ रही हूँ, मुझे एजुकेशन मिल रही है, मुझे योग के बारे में जानने को मिल रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अपना कितना कीमती समय खो रहे हो। तो अगर हम यहाँ फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये फेमिनिज्म इक्वलिटी तभी तो आएगी जब बहनें भी इस चीज को समझेंगी। खाली हर चीज में पुरुषों को दोष देना ठीक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वुमेन्स को फ्रीडम तो दी जा रही है, मिल भी रही है, कहीं ना कहीं वुमेन भी उस फ्रीडम का नेगेटिव फायदा उठा रही है। अगर उसको मौका मिल रहा है तो उस मौके का वो सही जगह पे शायद इस्तेमाल नहीं कर रही है। मैं हर वुमेन को नहीं कहूँगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। सही अपनी जगह सही है, पर गलत तो गलत ही है। तो उन चीज़ों को, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। हमें क्या, उन्हें खुद कुछ करना चाहिए कि वो इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो उनके लिए हो सकता है, उनकी फैमिली के लिए हो सकता है, उनके फ्यूचर के लिए हो सकता है, वो करें। मैंने ऐसे ही एक जगह एक चीज़ पढ़ी थी कि हर स्टोरी में कॉमन मैन का वर्ड ही यूज़ करते हैं कि वाई अ मैन ऑलवेज अ कॉमन मैन, वाई नॉट कॉमन वुमेन। तो उसमें लिखा था कि वुमेन इज़ नेवर बी कॉमन, वुमेन इज़ अ स्पेशल वुमेन। तो वुमेन कभी कॉमन नहीं हो सकती, वो स्पेशल है। बस उसको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ उसको क्या करना है और कैसे करना है, तो उसके लिए हर चीज़ मुमकिन है। तो बस इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में आपको जो भी अच्छे क्वेश्चन लगा उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हम इस पॉडकास्ट में आगे क्या अच्छा कर सकते हैं वो भी ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब मानव श्रीवास्तव पॉडकास्ट।